हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख अभिलेखों के बारे में। राजस्थान में प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हुए, इनके बारे में हम देखेंगे। पहले हम अभिलेख को देखेंगे कि अभिलेख है क्या। तो इसके लिए हमें देखने पड़ेंगे कि राजस्थान में इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। तो इतिहास को जानने के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत आते हैं, इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे अभिलेख, सिक्के, स्मारक और भित्ति चित्रण। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत में काउंटिंग करते हैं इनकी। जबकि साहित्यिक स्रोत में क्या आता है, साहित्यिक स्रोत को वापस दो भागों में बांटा जाता है, जैसे देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में वे आते हैं जैसे विदेशी लोग, जैसे यूनानी लेखक, चीनी, अरबी। ये जो विदेशी मतलब आकर यहाँ पर जो मतलब अपना साहित्य लिखा, अपनी पुस्तकें लिखी, उनको हम विदेशी साहित्य में गिनते हैं। जबकि देसी साहित्य में कौन कौन से आते हैं, धार्मिक और गैर धार्मिक। तो दोस्तों, गैर धार्मिक के बारे में बात करें, जैसे गैर धार्मिक में आ जाता है लौकिक साहित्य, मतलब आपका जो लोकल साहित्य था वो। और धार्मिक में जो वे किसी धर्म विशेष से संबंधित है, जैसे ब्राह्मण, जैन और बौद्ध और जैन धर्म, इनके बारे में जो इनमें जो आते हैं उन्हें हम बोलते हैं धार्मिक साहित्य। अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत से पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई। तो 1861 ईस्वी में एलेक्जेंडर कनिंघम ने किसकी स्थापना की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। कब की, 1861 ईस्वी में। ये ध्यान रखना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन फैक्ट है दोस्तों, ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना कि राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य की शुरुआत कब हुई। जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य ये कब शुरू हुआ राजस्थान में, तो 1871 ईस्वी में C.L. कार्लाइल ने शुरू किया। किसने किया, C.L. कार्लाइल ने। कब, 1871 ईस्वी में। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई, उसके 10 वर्ष बाद राजस्थान में क्या हुआ, उसके 10 वर्ष बाद यानी 1871 ईस्वी में राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य की शुरुआत हुई। इसके बाद में हम देखते हैं अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो अभिलेख होते हैं उनका अध्ययन करने की जो विधि होती है उसे हम कहते हैं एपिग्राफी। क्या कहता है दोस्तों, एपिग्राफी। ऐसे याद रख लेना, ऐसे अभिलेख और ऐसे एपिग्राफी, ठीक है। सिक्कों का अध्ययन, न्यूमेस्मेटिक क्या है, तो सिक्कों का अध्ययन। ये ध्यान रख लेना दोस्तों कि सिक्के होते हैं वो न्यू होते हैं। क्या होता है, न्यू से न्यूस्मेटिक्स याद रख लेना। न्यूस्मेटिक्स क्या है, तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। इसके बाद में हम देखें राजस्थान का जो प्राचीनतम अभिलेख है वह कौन सा है, बड़ली का अभिलेख। वैसे हम दोस्तों देखें तो राजस्थान में सबसे पुराना कोई पेड़ होता है, प्राचीन पेड़ होता है, तो वो किसका पेड़ होता है, बड़ का पेड़ होता है। इसीलिए याद रख लेना कि राजस्थान में प्राचीनतम अभिलेख भी कौन सा है, बड़ली का अभिलेख। अब दोस्तों हम एक एक अभिलेख के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख जो कि बड़ली का अभिलेख है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये कहाँ पर है, तो बिनाई केकड़ी में। वर्तमान केकड़ी में है। केकड़ी दोस्तों नया जिला बन गया है, उसके हिसाब से बिनाई केकड़ी में है अब बड़ली का अभिलेख। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। कौन सी लिपि में लिखा गया, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। और किस धर्म की जानकारी देता है, तो जैन धर्म की जानकारी देता है। ऐसे याद रख लेना, बड़ली, बी से बड़ली और बी से ब्राह्मी लिपि, ये भी याद रख लेना। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों गटियाला का अभिलेख। गटियाला का अभिलेख दोस्तों ये गुर्जर प्रतिहार वंश का है। किस वंश का है, गुर्जर प्रतिहार वंश का है। कहाँ पर है यह, तो फलोदी में है। कहाँ पर है, फलोदी, जो कि फलोदी ज़िले में है अब वर्तमान में। 1861 में, कब, 1861 में कुक्कुक द्वारा ये लगाया गया। किसके द्वारा, कुक्कुक द्वारा लगाया गया। इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के मतलब हरिश्चंद्र से लगाकर ककुक तक की जानकारी मिलती है। यह ध्यान रखना, ककुक तक की जानकारी मिलते हैं। जो गटियाला का जो शिलालेख है ना, उसे दोस्तों हम माता की साल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, माता की साल। गटियाला शिलालेख का जो मतलब लेखक है वो कौन है, मार्तिव मग, जो कि एक ब्राह्मण था। मार्तिव मग कौन था, ब्राह्मण था। उत्कीर्णकर्ता
कृष्णेश्वर, ये याद रख लेना कि कृष्णा घाटी, कृष्णा घाटी, कृष्णा घाटी से याद रख लेना, कृष्णा घाटी, कृष्णा घाटी से याद रख लेना इसको कि गटियाला अभिलेख है उसके उत्कीर्ण करता है कृष्णेश्वर। इसके बाद में हम दोस्तों बात करें राजस्थान में पहली बार सत्य प्रथा की कहीं से जानकारी मिलती है तो वह हमें मिलती है कहाँ से, गटियाला अभिलेख से। इससे याद रख लेना सती प्रथा एक घटिया प्रथा थी, तो इसकी जानकारी किससे मिलेगी हमें, गटियाला अभिलेख से, ये भी ध्यान रख लेना। ये जो गटियाला का अभिलेख है ना, इसमें दोस्तों दो भाषाओं में लेख लिखे गए हैं। एक तो प्राचीन जैन मंदिर जिसे हम माता की साल कहते हैं उसमें प्राकृत भाषा में लेख लिखा गया है। अन्य 4 संस्कृत भाषा में लिखे गए। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में, यानी एक तो प्राकृत भाषा में, अन्य 4 किस में, तो संस्कृत भाषा में लिखे गए। जो संस्कृत भाषा के 4 शिलालेख है वह कहाँ पर है, खाकू देवल नामक स्थान पर है। कहाँ पर है, खाकू देवल नामक स्थान पर है। इसमें जो ये 5 शिलालेख है ना दोस्तों, जो एक तो प्राकृत का और 4 संस्कृत के 5 है ना, इनमें से क्रमशः 2 को क्या नाम है, एक का नाम तो है विनायक और एक का नाम है सिद्धम, विनायक और सिद्धम, ये ध्यान रखना। ओसिया का शिलालेख, ओसिया पहले मतलब जोधपुर में आता था, वर्तमान में ग्रामीण जोधपुर में आता है। कहाँ पे है, ग्रामीण जोधपुर में। ओसिया, ओसिया में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, यह ध्यान रखना। ओसिया में किसकी जानकारी मिलती है, वर्ण व्यवस्था की। दोस्तों हम देखते हैं किराड़ू, किराड़ू का शिलालेख, ये कहाँ पर है, हातम गांव बाड़मेर में है। कब का है ये, 1161 ईस्वी का है। कब का है, 1161 ईस्वी का है। कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया किराड़ू का अभिलेख है। परमाणु की उत्पत्ति माउंट आबू के गुरु वशिष्ठ के यज्ञ से हुई, गुरु वशिष्ठ के यज्ञ से हुई। इस बात का समर्थन कौन करता है, किराड़ू का अभिलेख करता है। और किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है और मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो जगत अंबिका जो माता, जगत अंबिका माता का मंदिर है उसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। इसके बाद में हम देखें बीकानेर प्रशस्ति, बीकानेर प्रशस्ति कब की है, 1594 की है। कहाँ पे है, जूनागढ़ दुर्ग में। और जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे है, बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग में बीकानेर प्रशस्ति लिखी हुई है। जूनागढ़ दुर्ग को अन्य नाम है, इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जमीन का जेवर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। बीकानेर प्रशस्ति है उसे रायसिंह प्रशस्ति भी कहते हैं, क्योंकि इसे किसने लगवाया था, रायसिंह ने लगवाया था, इसीलिए इसे रायसिंह प्रशस्ति भी कहते हैं। इसके लेखक कौन है, तो जयता। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखना, बीज, बीज से याद रख लेना, बीज से बीकानेर प्रशस्ति और जैसे इसके लेखक कौन है, जयता। इसके बाद में हम देखते हैं बीकानेर प्रशस्ति हैं, इसके दोनों तरफ है जयमल व फत्ता की मूर्तियां लगी हुई है, गजारूढ़ मूर्तियां, ये ध्यान रखना। और जो राव बीका है, बीका से लगाकर रायसिंह तक की इसमें जानकारी मिलती है। बीकानेर के कौन कौन से, बीका से लगाकर रायसिंह तक की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण, इसकी जानकारी भी हमें बीकानेर प्रशस्ति से मिलती है कि करमचंद पंवार की देखरेख में इसका निर्माण हुआ था। कब से, 1589 से 1594 के मध्य, 1589 से 94 में ये प्रशस्ति लगी और इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी पूर्ण हुआ, ये ध्यान रखना। रणकपुर प्रशस्ति कहाँ पे है, पाली में है, 1439 ईस्वी की। इसके शिल्पी कौन है, देपाक, शिल्पी रणकपुर देपाक। इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि रणकपुर में प्रशस्ति में कि बप्पा रावल और कालभोज है, दोनों अलग अलग बताया, दोनों को क्या बताया गया है, अलग अलग। जबकि हम बप्पा रावल किसकी उपाधि पढ़ते हैं, कालभोज की उपाधि पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। बप्पा क्या है, कालभोज की उपाधि है, ये गौरीशंकर हीरानंद ओझा कहते हैं। पर इसमें जो रणकपुर प्रशस्ति है इसमें यह बताया गया है कि यह दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद में हम देखें राज प्रशस्ति, राजसमंद में है, 1676 ईस्वी की है, राज सिंह के समय की है। किसके समय की है, राज सिंह के समय की है। इसमें बप्पा रावल से लगाकर राज सिंह तक की जानकारी मिलती है और मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी मिलती है इसमें, जो कि 1615 में हुई थी मेवाड़ के अमर सिंह के समय में। और एक शक्ति सिंह जो कि महाराणा प्रताप का भाई था, उसका वर्णन भी देखने को मिलता है किसमें, राज प्रशस्ति में, ये ध्यान रखना। इसके अलावा
राजसमंद झील की 9 चौकी पाल है ना दोस्तों, उस पर यह राज प्रशस्ति लगी हुई है। कहाँ पर? राजसमंद की 9 चौकी पाल पर लगी हुई है। ये 25 काली पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण है संस्कृत भाषा में। ध्यान रखना, 25 काली पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण है। और ये संस्कृत भाषा की एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ये भी ध्यान रखना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है दोनों। ये संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी मतलब एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसके रचयिता कौन है? तो रणछोड़ भट्ट तेलंग। इसके बाद में हम देखते हैं राजसमंद जेल का निर्माण जो राज सिंह ने करवाया था अकाल राहत कार्य के लिए, उसका भी इसमें वर्णन मिलता है। कब करवाया था? 1662 से 1676 तक, ये ध्यान रखना। 1662 से 1676 तक राजसमंद जेल का निर्माण करवाया गया। इसमें इसको याद कैसे करेंगे? देखो, राज रणछोड़, ऐसे याद कर लेना दोस्तों। राज रणछोड़, इससे याद कर लेना कि राज से तो एक राज से तो राज प्रशस्ति, दूसरे राज से राज सिंह के समय की है। और रणछोड़ से याद रख लेना इसके जो ये रचयिता है वह कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद में है, 1460 ईस्वी की है, मामादेव कुंड के पास में लगी हुई है। इसी मामादेव कुंड के पास में किसने मतलब उद्दा ने कुंबाई की हत्या की थी। और उद्दा को राजस्थान का मतलब मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, ये ध्यान रखना। मेवाड़ का पितृहंता उद्दा को कहा जाता है। ये जब हम वंश पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसके रचनाकार कौन है? महेश भट्ट। कुंभलगढ़ के वास्तुकार कौन है? जबकि मंडन। ये दोनों याद रखना दोस्तों, अलग अलग हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसके रचनाकार तो है महेश भट्ट, और कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका वास्तुकार कौन है? मंडन। इसको याद करेंगे दोस्तों कि जो कूप मेंढक होता है ना, इसको ऐसे याद रख लेना, देखिए कूप मेंढक अपने आप में क्या होता है? महान होता है। क्या होता है? महान होता है। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना उसके वास्तुकार कौन है? मंडन। मेंढक से याद रख लेना मेंढक से याद रख लेना मंडन, जबकि महान से याद रख लेना महेश। इसीलिए इसको याद रख लेना कि क्या है? कूप मेंढक अपने आप में महान होता है। ये किसकी ट्रिक हो जाएगी? हमारे कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ के बारे में। यानी कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है उसके रचनाकार तो है महेश यानी महान है, और जो कुंभलगढ़ के जो वास्तुकार है वह है मंडन, ये ध्यान रखना। हमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया। विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है दोस्तों विषम परिस्थितियों में शेर के समान बने रहना। ये मतलब कितनी ही विपरीत परिस्थितियां आ जाए वे किसके समान रहता था? शेर के समान दृढ़ रहता था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति वर्तमान में कहाँ पे है दोस्तों? तो उदयपुर संग्रहालय में स्थित है, ये ध्यान रखना कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ पर है? तो उदयपुर संग्रहालय में है। इसके बाद में देखते हैं माचेडी का शिलालेख। ये कहाँ पे है दोस्तों? तो जयपुर में है। कब का है? 1382 ईस्वी का। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ये इतना याद रख लेना कि माचेडी शिलालेख में सर्वप्रथम मतलब बड़ गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बार बड़ गुर्जर शब्द का प्रयोग किसमें हुआ? माचेडी के शिलालेख में। इसके बाद में दोस्तों आता आमेर का शिलालेख, 1612 ईस्वी का है, जयपुर का है। इसमें कछुआओं को रघुवंशी कहा गया है। कछुआओं को क्या कहा गया है? आमेर के शिलालेख में रघुवंशी कहा गया है। इसको ध्यान रखना कि मतलब किस रघुवंशी किस में कहा गया? तो आमेर। जब हम आमेर वंशज पढ़ेंगे तब इसे वापस देखेंगे। बिजोलिया शिलालेख, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे मोस्ट करके लिख लेना। बिजोलिया शिलालेख ये क्या है? बिजोलिया शिलालेख कहाँ पे है? पार्श्वनाथ मंदिर है भीलवाड़ा में, उसमें लगा हुआ है। भीलवाड़ा में पार्श्वनाथ मंदिर है, उसमें लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। पार्श्वनाथ मंदिर में लगा हुआ है। कब का है? 1170 ईस्वी का है। और किसके समय का है? तो सोमेश्वर के समय का है। किसके समय का है? सोमेश्वर के समय का है, ये ध्यान रख लेना। सोमेश्वर के समय का है। और इसके जो लेखक हैं वह कौन है? गुणभद्र। बिजोलिया शिलालेख के लेखक है
उत्कीर्ण किसने किया था? इसको गोविंद ने, मतलब कि गुणभद्र थे उन्होंने क्या किया था, इसको लिखा था। और गोविंद ने क्या किया था, इसको उत्कीर्ण किया था इस पर। और इसको लगवाया किसने था? तो एक जैन श्रावक थे लोलाक, लोलाक ने इसे क्या किया था, लगवाया था। बिजुलिया शिलालेख में क्या क्या जानकारी मिलती है? एक तो इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, ये ध्यान रखना। वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की, एक ये जानकारी। सांबर झील का निर्माण करवाया, ये जानकारी। और नागौर को अपनी राजधानी बनाई, ये सब जानकारी किस में मिलती है? बिजोलिया शिलालेख में, ये ध्यान रखना। वासुदेव की संपूर्ण जानकारी मिलती है, यानी कि वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की, सांबर जेल का निर्माण करवाया और नागौर को अपनी राजधानी बनाई। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो बिजोलिया शिलालेख से। एक विग्रहराज चतुर्थ हुए थे, उनकी जो दिल्ली विजय थी, इसकी जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से। यानी विग्रहराज चतुर्थ के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों कुंटिला नदी, कुंटिला नदी का इसमें वर्णन है। यानी बिजोलिया शिलालेख में कौन सी नदी का वर्णन है? तो कुंटिला नदी का वर्णन है। और उसके जो आसपास का क्षेत्र है जिसमें जैन और शैव तीर्थ हैं, उनकी जानकारी भी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो कुंटिला नदी है ना, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से। डोहली, एक डोहली शब्द आता है दोस्तों। डोहली का मतलब आपने देखा होगा, गाँवों में जो मंदिर होते हैं उनको जो भूमि अनुदान की जाती है उनको क्या कहा जाता है? डोहली कहा जाता है। इसकी जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से। जो राज्य था उसका जो प्रशासनिक विभाजन हुआ था, इसकी जानकारी मिलती है। जैसे देश, पतन, राज्य को क्या कहा जाता था? पतन। वर्तमान राज्य को उस समय क्या कहा जाता था? पतन। जिला को पूर्व। और पल्ली, पल्ली क्या था दोस्तों? तो मतलब उस समय की तहसीलें थी। पल्ली क्या थी? तहसीलें थी। और फिर था ग्राम। यानी क्वेश्चन आ जाएगी, मतलब चौहान वंश में मतलब प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो ग्राम। सबसे बड़ी इकाई देश था, ये ध्यान रखना। और इनका क्रम भी ध्यान रख लेना कि देश, पतन, पूर्व, पल्ली, ग्राम। और एक शब्द आता है प्रगतिगण। प्रगतिगण क्या है दोस्तों? जैसे वर्तमान के जो शहर और नगर है ना, इसे हम कह सकते हैं उस समय का प्रगति या गण। इसके कोष्टक में आप लिखना चाहो तो लिख देना है कि वर्तमान शहर या नगर, क्योंकि शहर या नगर में ही क्या होती है, इसको ऐसे याद रख लेना, प्रगति होती है। इसको ऐसे। फिर इसमें देखो कि गांव की बड़ी इकाई, यानी गांव का थोड़ा बड़ा रूप, जिसे हम नगर बोलते हैं। नगर या शहर, वर्तमान का नगर या शहर क्या कहलाता है? प्रगतिगण। इसका जो मुख्य प्रमुख होता था, मुखिया, परिग्राही क्या कहलाता था? परिग्राही, ये भी ध्यान रखना। और बिजोलिया शिलालेख में विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे बिजोलिया का विजावली, नागौर का अहिछत्रपुर, बेनमाल का श्रीमाल, मांडलगढ़ का मंडलकर और ऊपरमाल का उत्तमाद्री। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से।